मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आइए जो श्रेणी चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, आप यूपी के किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं और हर एग्जाम में जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। खास तौर से ये वीडियो तो हम उर्दू सब्जेक्ट के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा पहला वाला, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। यानी आंसर आपका जो सही होगा वो होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, प्रश्न अच्छे लगते तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि 14 सितंबर को क्या होता है, याद रखिएगा, विश्व हृदय दिवस आपको याद रखना है। वो 14 कह रहे, 24 सितंबर है। 14 सितंबर को क्या है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। जब मुझे आ गया जबान पे तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाए तो वो 10 जनवरी को है, ये भी याद रखिएगा। और यहां पर जो 24 सितंबर दिख रहा है, यह है विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाएगा? 24 सितंबर को। रिपीट करता रहता हूं ताकि याद हो जाए। 14 दिसंबर को क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो है दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको 22 मार्च याद रखना चाहिए, वो विश्व जल के लिए मनाया जाता है। और 22 अप्रैल जो है वो भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतने दिवस, और एक दिवस और याद रख लीजिएगा, वो होता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या होता है, होता है ब्रेल दिवस। ब्रेल मतलब ऐसी लिपि जिसको देख करके बच्चे ना पढ़ सकें, टच करके पढ़ाई करते हैं। तो इतनी चीजें, इतने फैक्ट आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। पिछले की वीडियो आप जो मैंने पढ़ाया है उसको जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका क्वेश्चन ला करके और उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप जो हैं इससे रिलेटेड दोबारा सवाल बनेगा और बनते रहे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बनना ही बनना तय है, तो वो हम आपके सामने रखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से अबू धाबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। इस तरह के आपसे लगातार सवाल बनते हैं कि अबू धाबी जो है उसकी राजधानी आपको बताना है कौन सी है। खास जैसे इटली की राजधानी आपको पता होना चाहिए, फ्रांस की राजधानी आपको पता होना चाहिए, आजकल इजराइल की राजधानी आपको हर हाल में पता होना चाहिए। और एक वेनेजुएला जो है, वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार करवा लिया है। बड़ा घिनौना और जो है निंदनीय कृत्य किया है, लेकिन वहां की राजधानी वेनेजुएला की आपको हर हाल में याद रखनी है, क्योंकि वो करंट का मुद्दा बन गया है। और आपका पेपर जो है वो 25 जनवरी को है, तो हो सकता है कहीं वो आपसे रिसीव ना कर लिया जाए, सवाल पूछ ना लें। इसमें आपका आंसर सही जो होगा वो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसकी राजधानी का नाम अबू धाबी है। यानी यूएई जो है उसकी राजधानी आपको हर हाल में याद रखना है, अबू धाबी है। तो ओमान आपको दिख रहा है, ओमान की राजधानी आपसे हर हाल में पूछा जाए। जैसे मस्कत जो है वो किसकी राजधानी है? ओमान की है। कतर किसकी राजधानी? कतर की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, वो हर हाल में याद रखना है, दोहा। कतर की है दोहा। इराक की हर हाल में याद रखना चाहिए, इराक आपसे पूछा जाता है, बगदाद। हर हाल में याद रहे, बगदाद। एक और आपको नाम याद रखना चाहिए, दक्षिण कोरिया। देखिए, एक है उत्तर कोरिया, एक है दक्षिण कोरिया। आपको उत्तर कोरिया से तो नहीं पूछता है, लेकिन दक्षिण कोरिया की एक दो बार राजधानी पूछ चुका है, तो वो सियोल आपको याद रखना है, वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक हीराकुंड बांध बता दिया था, वो माही नदी मैंने बताया है, उसको मैंने चेक कर लिया है। जिन्होंने बच्चों ने बताया है, खास तौर से नादिरा है, ये आरिफ से लड़का है, दोनों का लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। वो दरअसल माही नदी नहीं है, महानदी पर बना हुआ बांध है, वो मिस्टेक हो गई थी। जो चीज मुझे याद होती है उनका एक्सप्लेन करते हैं, तो बाई चांस एक आध रेयर केस में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। आप भी अगर कोई शक हुआ करे तो जरूर देखिए। और मैं तो फिर वही बात कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे साथियों को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने कई बार पीछे पूछा जा चुका है, आपसे पूछा भी था कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु जो है उसको याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पुष्प जो है फूल उसको याद कर लीजिए, राष्ट्रीय वृक्ष है वो याद कर लिया, और राष्ट्रीय पक्षी। कुल मिलाकर के ये 4 हैं, चारों याद होने चाहिए और इनके वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। तो आपको जैसे मालूम है कि भारत का पक्षी जो है वो मोर है, और पशु जो है वो बाघ है, टाइगर है। इसके बाद में पुष्प जो है वो कमल है, और साथ ही साथ में वृक्ष जो है वो बरगद है। एक सवाल यहां पर आपसे हम क्विक करते हैं, जैसे भारत का पुष्प जो है राष्ट्रीय वो कमल है। आप हमको बताइए, एक सवाल बन चुका है पीछे पीवाईक्यू में कि रोटी और कमल किस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था?
1857 की क्रांति है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है? तो किस आंदोलन का प्रतीक रोटी और कमल का फूल था? यह आपको हमको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें जो आंसर बच्चे ने जिसने भी दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। देखिए याद रखिएगा, जो बरगद होता है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे, देखिए टाइगर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय बरगद जो है वृक्ष है उसका आपसे नाम पूछा जाएगा। नाम आपको याद रखना है, ये फाइकस बेगालिनसेस जो है वो आपको याद रखना है। ये बरगद का नाम फाइकस बेगालिनसेस जो है, बेगालिनसेस हर हाल में याद रखना है। अब ये ऊपर दिया गया है, देखिए पामो क्रिस्टेट्स जो नाम दिया गया है, ये किसका है वैज्ञानिक नाम? तो ये भी हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, ये हर हाल में पूछा जाएगा। ये जो है वो मोर का है, मोर का आपको नाम याद रखना है। ये है मोर, जो पहला वाला नाम आपको दिया गया है। इसके बाद में है पैंथेरा जो है टाइग्रिस दो दिया गया है, ये टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। तो टाइग्रिस, ये तो मतलब टाइगर से ही याद रखेगा, हर हाल में ये याद ही रहेगा क्योंकि इसमें नाम मैच कर रहा है टाइगर। इसके बाद में जो है चौथा जो क्या है, किसका वैज्ञानिक नाम है? लिम्बो यूसिफेरा, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट इसका भी जवाब दीजिए। और ये जो है वो कमल का है, ये कमल का है, हर हाल में आपको याद रहेगा। कमल का नाम हर हाल में याद रहना है। क्या है? तो जो है लिम्बो यूनिफेरा जो है, यूनिसिफेरा जो है वो याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों जो यहां पर सन दिए गए हैं, इन चारों के बारे में जानिएगा और इनसे लगातार सवाल बनते रहते हैं। तो इसमें प्लासी का युद्ध आपसे पूछा गया था। यह वही युद्ध है जिसने ये बात तय कर दी थी कि अब हिंदुस्तान पर अंग्रेजी जो शासन है वो लंबे समय तक काम कर सकता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि अब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। तो इसमें ये इसीलिए पूछा जाता रहता है। इसमें पहला जिसने जवाब दिया होगा उसका आंसर एकदम राइट है, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। पूछ लिया जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, अंग्रेजी गवर्नर था क्लाइव बंगाल का, और साथ ही साथ में नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला और जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। देखिए जो क्लाइव था अंग्रेज, इसकी तरफ जाफर मिला हुआ था। जाफर आपको मालूम होगा, जाफर जो है वो इसकी तरफ मिला हुआ था। इसीलिए पिछले बार एग्जाम में PYQ में ये पूछा जा चुका है कि क्लाइव की तरह जो जाफर है, तो जाफर को क्लाइव का गीदड़ किसने कहा है? तो क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है जाफर को, ये पूछ चुके हैं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में आपको दूसरा आंसर दिख रहा है 1759। 1759 में यहां देखिए, ये सारी घटनाएं आपको चारों याद रखनी है, ये जो चार सन दिख रहे हैं, क्योंकि इनका क्रम भी पूछ सकता है। तो 1759 में आपको याद रखना है ये बेदरा का युद्ध हुआ था। और बेदरा का युद्ध जो है वो डच जो थे उनने, और साथ साथ में अंग्रेज थे उनके बीच लड़ा गया। तो डच और अंग्रेजों के बीच जो लड़ा गया है वो आपको याद रखना है 1759 में लड़ा गया है। इसके बाद में 1760 में किसका क्या हुआ है? तो बांडीवास का युद्ध लड़ा गया है। और बांडीवास का युद्ध किसने लड़ा है? तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ है बांडीवास का, जो 60 में हुआ है। इसके बाद में 1764 में क्या हुआ है? तो बक्सर का युद्ध हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। मुनरो, हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ, और साथ साथ में हेक्टर मुनरो और मीर कासिम ये एक तरफ थे, और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला और शाह आलम थे। तो शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच युद्ध हुआ है। तो शुजाउद्दौला जो है उन्होंने युद्ध लड़ा है, और किसके साथ में मिलकर के लड़ा? तो शाह आलम के साथ में लड़ा है। और मीर कासिम और मुनरो हेक्टर ये एक तरफ थे। तो 1764 में ये युद्ध लड़ा गया, जिसका नाम बक्सर का युद्ध है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा बक्सर का भी युद्ध। अब ये चारों जो घटनाएं उनका क्रम आपको याद रखना है। पर एक सन और याद रखिए, 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केरल का कौन सा नृत्य है, यानी केरल का नृत्य आपको बताना है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना चाहिए। देखिए केरल का नृत्य आपसे पूछा गया है, तो केरल का नृत्य जिस बच्चे ने दिया होगा बी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम किसी भी कीमत पर आपको नहीं मिला, ये क्लासिकी जो है नृत्य है, मोहिनी अट्टम हो चाहे इसके बाद में भरतनाट्यम हो। अब आपको याद रखना, देखिए घूमर अगर आपसे पूछा जाए तो घूमर कहां का है? ये तो राजस्थान का है, ये आपको मालूम। तेरह ताली है, घूमर है, ये जो है वो राजस्थान के नृत्य हैं। अब भांगड़ा कहां का है? तो वो आपको मालूम, भांगड़ा पंजाब वगैरह का है। नौटंकी आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का, हर हाल में याद रखना है नौटंकी। खास तौर से कानपुर की नौटंकी सबसे ज्यादा फेमस थी, फिर उसके बाद में मथुरा वगैरह की नौटंकियों में आता है नंबर। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम हर हाल में याद रखना ये तमिलनाडु का है। एक बार नहीं
कई बार, सैकड़ों बार ये भरतनाट्यम और साथ साथ में मोहिनीअट्टम और घूमर और तेरा ताली, ये 4 नृत्य आपको हर हाल में, हर कीमत पर रटे होने चाहिए। कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, मैं एक बात से वही कहता हूं कि क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, तो आपको बगैर कहे डिसलाइक करना चाहिए। अच्छा लगता है तो लाइक करना चाहिए। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो अपनी स्क्रीन पर किताब दिख रही है शाहीन, 4-5 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। इसमें जितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अच्छी रिसर्च के साथ तैयार किए गए हैं, वो पूरे के पूरे लगाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी जो जानकारी चाहिए बुक के बारे में या और कोई भी, तो वो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां बात कर लीजिएगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय वित्त आयुक्त और साथ साथ में केंद्रीय सूचना आयुक्त को नियुक्त करने का काम कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर हाल में इस तरह का सवाल। देखिए, हम आपको 5 जो है वो टॉपिक बताए देते हैं, उनको कवर कर लीजिए। 5 टॉपिक में से आपको हम गारंटी स्टाम्प ले आइए, उसमें से हम बता दे रहे हैं आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 टॉपिक, एक जनगणना का टॉपिक आप हर हाल में याद कर लीजिए, एक अपनी मतलब जो है नियुक्तियां कौन किसको किसके जरिए नियुक्त किया जाता है ये याद कर लीजिए, और अपना संविधान। तो 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक आपको खेल से याद कर लेना है, 3 क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। तो इतने, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद में एक टॉपिक जो है इंडेक्स याद कर लेना चाहिए कि भारत भुखमरी में कितने नंबर पर पहुंच चुका है, प्रश्न में स्वतंत्रता में कितने नंबर पर पहुंच चुका है। एक ये टॉपिक आपको हर हाल में तैयार कर लेना चाहिए। और एक टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए, खेल से संबंधित किसको कौन सा पुरस्कार मिला और कौन सी ट्रॉफी कहां खेली गई। और एक आपको यह याद रखना चाहिए कि कौन सा उद्घाटन किस मंत्री ने किया है। ये इतने कम से कम योजना से रिलेटेड एक टॉपिक याद रखिएगा। बस इतने टॉपिकों से 12 से 15 क्वेश्चन आपके हर हाल में फंस जाएंगे। ये टॉपिक रट डालिए। बाकी अपनी क्लास हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि आपकी ये चीजें आसान हो जाएं। इसमें आंसर जो है, बाकी हम फिर से भी वीडियो लाएंगे, फ्राइडे को हम लाएंगे। ये टॉपिक हम करा भी देंगे, लेकिन हम वीडियो अगर फ्राइडे को लाएंगे तो हम आपको बाकायदा बता देंगे कौन कौन से टॉपिक आपको लगातार पढ़ना है। इसमें देखिए, आंसर आपका जो सही होने वाला है वो राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति पर आपको हर हाल में देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ के पास जितने मंत्री होंगे, सरकार में संघ के जितने मंत्री हैं उनकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में मानवाधिकार जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सीएजी की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इन न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश और साथ साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। लेकिन शपथ दिलाने का काम अलग अलग होता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो होते हैं न्यायाधीश, उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करेगा, और राज्य का जो न्यायालय होता है जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, उसमें शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करता है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना चाहिए, जो आपको दिख रहा है सूचना आयुक्त हैं, और साथ साथ में एक और याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त, उसकी भी नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें राष्ट्रपति की याद रहेंगी। इसके बाद में राज्यपाल, देखिए यही सारी चीजें राज्य के अंदर जो पद होंगे उनकी राज्यपाल करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की करेगा, साथ ही साथ में हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको शपथ दिलाने का काम करेगा। ये भी मतलब जो है राज्यपाल करता है। राज्यपाल का पद कितने साल के लिए होता है? तो आपको याद रखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहे, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे नियुक्त किया है तब तक ये रह सकता है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी प्रधानमंत्री की वही स्थिति होती है जैसे मुख्यमंत्री की राज्य में होती है। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करके शपथ दिलाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का काम राज्यपाल कर देता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति कर देता है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, अपना भारतीय संविधान, मैंने कहा था संविधान से 3 सवाल हर कीमत पे आएंगे। तो संविधान से रिलेटेड हम पीछे एक वीडियो पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, 2 वीडियो हम करा चुके हैं। एक में सारे संविधान बताए, एक में पदों के बारे में बताए हैं। जो हम टॉपिक आपको बता दें, वो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो LT ग्रेड जीके जीएस ऑल यूनिट लिखा हुआ है, उसको देखिएगा, उसमें ये वीडियो हम पूरा करा चुके हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब ये देखिए, तो संविधान से उसके अलावा बाहर नहीं जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो किसके अंतर्गत निहित है, मतलब किस अनुच्छेद में ये आती है? एक चीज आपको बताते हैं कि जैसे अनुच्छेद 19A, ये देखिए पहला आंसर तो ये सही है, अनुच्छेद 19A। देखिए जो A होता है, जो भी कैपिटल, आपने देखा होगा किसी किसी अनुच्छेद में छोटी ABCD बनी होती है, जैसे B बना होगा, C बना होगा या A बना होगा, और किसी किसी अनुच्छेद में आपने देखा होगा बड़ा बना होता है, A कैपिटल में बना होगा या B कैपिटल में बना होगा। तो इसमें फर्क क्या होता है? जो बड़ा बना होता है तो इसका मतलब ये संशोधन करके जोड़ा गया है, और जो छोटा होता है वो मूलतः रूप में होता है। तो अनुच्छेद 19A के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो 19A आपको याद रखिएगा हर हाल में। ये अलग बात है कि चार्टकर्ता आप करने लगे, आपको संविधान ने बाकायदा छूट दी है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर होते हैं लोग। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। इसके बाद में आप अब 21 नंबर देख लीजिए।
तो इसका क्या काम है? अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हाल में आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। ये जो होता है अनुच्छेद 21, इसको याद रखने की बात यह है कि इस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। व्यक्ति को, नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आपको दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 21A, इसमें क्या दिया गया है, ये मतलब जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21A को भी किसी कीमत में नहीं भूलना है कि इसमें 6 से लेकर, याद रखिए 6 से लेकर के मतलब 14 साल तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक को कहां दी गई है? 21A के अंतर्गत। इसके बाद में अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 32 कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को ही कहा है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है, और साथ ही साथ में इसको जो है आत्मा और हृदय जो है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। ये बात आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। एक साथ साथ में एक और भी याद रख लेना चाहिए, जब इतनी बात मैंने की है। देखिए 23 अनुच्छेद आपको याद रखना है। जबरन मजदूरी जो लोग कराते हैं या श्रम करवाते हैं, उसके निषेध के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद यानी किसी से भी जबरदस्ती आप गुलामी या नौकरी नहीं करा सकते, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। 23 वाला अनुच्छेद आपको याद रखना है। साथ ही साथ में एक अनुच्छेद और 18 नंबर अनुच्छेद याद रखिए। अनुच्छेद 18 में क्या गया है? तो उपाधियां जो हैं उनके अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 18 के अंदर। इतने अनुच्छेद हमने यहां पर इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। बाकी हमने कहा था कि आप इसको देख लीजिएगा, 3 सवाल यहां से आपके पास आएंगे और बहुत आसानी से ये सवाल बचाए जा सकते हैं। 15 नंबर में ये लगातार कह रहा हूं, 15 क्वेश्चन हासिल करने का हम आपको फार्मूला बता देते हैं, और फार्मूला यही है कि हमने 5-6 जो यूनिट चीजें बताई हैं उनको कवर कर लीजिए। हाँ, एक और कवर कर लीजिए, कृषि। कृषि से 3 सवाल हर हाल में आते हैं। कृषि से जरूर याद रखिए किसमें कौन कौन सी हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी हैं और कहां उत्पाद कितना होता है। मतलब कृषि का पूरा चैप्टर ध्यान दे देना है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। उसकी पहचान करना है आपको जो सही नहीं है। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, 6 किताबें हैं फारसी से उर्दू से या कहते हैं संस्कृत से फारसी में तर्जुमा हुई हैं, ट्रांसलेट अनुवाद हुई हैं, वो आपको याद रखना है। और खास तौर से प्राचीन किताबें याद रखनी है। इसमें असंगत की पहचान देखिए, महाभाष्य पतंजलि। तो पतंजलि महाभाष्य किसकी लिखी हुई? पतंजलि की है। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल राइट है। इसके बाद में लीलावती बाणभट्ट की है क्या? यही गलत है, यही पहले गलत मिल जाएगा आपको। आपका आंसर जो सही होगा वो बी सही होने वाला है। देखिए लीलावती बाणभट्ट की नहीं है। बाणभट्ट की जो किताब है वो हर्षचरित है। हर्षचरित किसकी किताब है? तो हर्षवर्धन पर लिखी गई, वो बाणभट्ट की है। और यहां पर जो लीलावती किताब दी गई है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। लीलावती को किताब को इन्होंने इतने बार रिपीट किया है, मतलब हमें लग रहा है कि यूजीसी लगाकर और पीवाईक्यू में लगाकर 12 से 14 बार लीलावती को ही इन्होंने रिपीट कर डाला है। तो लीलावती इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये भास्कराचार्य की किताब है। भास्कराचार्य जो है उनकी किताब लीलावती है, और बाणभट्ट का जो नाम दिया गया है इनकी हर्षचरित किताब है। इसके बाद में कपूर मंजरी जो है वो आपको याद रखा है। कपूर मंजरी जो है, कपूर मंजरी किसकी है? तो राजेश शेखर की है। ये तो आपको हर हाल में याद होगा। गीत गोविंद जयदेव की है। देखिए गीत गोविंद जयदेव की है। और गीत गोविंद की टीका, ये तरीका अगर पूछा जाता है तो वो जो किताब है मीराबाई की। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीराबाई की कौन सी है। बाकी हिंदी की मशहूर किताबों जैसे चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और एक मुझे किताब आती है कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ये 2 हिंदी से किताबें याद रखना है। बाकी चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र याद रखना है। चाणक्य के 3 नाम और 2 नाम और भी हैं, कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त है। तो आपको याद रखना है कि उसकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। पिछले पीवाईक्यू 18 वाले में चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र के बारे में 2 पॉइंट देकर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ये भी आप याद रहे। यह साथ साथ में पाणिनि की किताब आपको याद रखना है, अष्टाध्याय। ये चीजें इतनी अच्छा। पतंजलि जो है योग को इन्होंने आगे बढ़ाया था। इन्हीं से प्रभावित होके तो बाबा रामदेव ने अपना जो है वो बिजनेस शुरू किया है। तो पतंजलि जो महर्षि थे उनकी लिखी हुई महाभाष्य है, और ये योग के बहुत बड़े गुरु रहे हैं। तो इतनी किताबें आपको उम्मीद करता हूं अब याद रहेंगी। बाकी
कुछ अंग्रेजी में किताबें हैं जो लगातार पूछते हैं, जैसे गीता रहस्य। गीता रहस्य आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, बहुत बार पूछी है, जो आपको याद रखना है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद साहब की है। जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है, वो मालूम होगा। सत्य के प्रति मेरे प्रयोग ये किसकी है? तो गांधी जी की किताब है। लेकिन पॉवर्टी इन ब्रिटिश, पॉवर्टी इन ब्रिटिश किसकी है? तो पॉवर्टी इन ब्रिटिश आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी की है। बाई चांस अगर पूछा जाए तो कम से कम याद रहे। और इंडिया डिवाइडेड, भारत के पहले राष्ट्रपति को नाम आपका याद होगा, राजेंद्र प्रसाद, उनकी लिखी हुई किताब का नाम है। इतनी किताबें मैंने आपके सामने बता दी, और बाकी बताने को क्या, मैं आपके सामने बहुत सारे, जैसे बुद्ध चरित्र आपसे पूछा जाता है, अश्व घोष की है। बुद्ध चरित्र पूछी जा चुकी है, अश्व घोष की है, और ये इंपॉर्टेंट किताब है। और हर्षवर्धन आपको याद रखना, हर्षवर्धन ने 2 किताबें लिखी थी। एक लिखी थी, देखो आपको याद रहेगी, वो किताब हर्षवर्धन ने की है नागानंद किसकी है? हर्षवर्धन की है। और रत्नावली वो भी हर्षवर्धन की है। ऐसे मुझे याद आती है, जितना देर लग जाती है क्वेश्चन पे उतना ही मुझे याद आता चला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से टेनिस कप से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये एक सवाल अगर आप लगातार एग्जामों को देते होंगे, तैयारी करते होंगे, जीके जीएस जिसमें पूछा जाता होगा, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। मैं फिर वही कहता हूं कि आप सजेशन अपना जरूर देते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने दोस्तों को ग्रुप में जितना शेयर हो सकता है कीजिएगा। उर्दू वाले सब्जेक्ट वाले टीचर जीके जीएस नहीं पढ़ाते हैं, और हम आपको लगातार जीके जीएस इसका भी पढ़ाते हैं, यूजीसी नेट का भी पढ़ाते हैं, और तमाम जीके जीएस, राजस्थान का जीके जीएस भी पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से टेनिस, अब बता दीजिए कौन सा टेनिस कप से संबंधित है? देखिए, संतोष है, ईरानी है, डेविस कप है, या फिर राइडर कप है? कितना टफ सवाल है, आप समझ सकते हैं। हम आपको बस 10 चीजें बता देते हैं, यहां से याद कर लीजिए। यहां से अगर सवाल आता है तो किसी कीमत पे आपसे खराब नहीं होगा। देखिए, डेविस कप आपको याद रखना है, वो टेनिस से संबंधित है। एक आपको याद रखना है डेविस कप, एक आपको याद रखना है हॉपमैन कप। तो हॉप जो है ये आपको याद रखना है, हॉपमैन कप जो है ये आपको याद रखना है। ये किससे है? ये भी टेनिस से ही है, तो दोनों आपको याद रहेंगे। इसके बाद में राइडर कप आपको नीचे दिया गया है, राइडर हर हाल देखिएगा, राइडर दिया गया है। तो राइडर में ये किससे संबंधित है? ये हटा देते हैं पहले। तो राइडर आपको देखिए, ये है गोल्फ कप, जो है गोल्फ से जो गोल्फ होता है उसमें कप जो होता है खेला जाता है, वो राइडर कप के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद में संतोष ट्रॉफी देखिए, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी देखिए सीके आपको याद रखना है। एक होता है सीके नायडू ट्रॉफी, अगर आपसे पूछी जाए क्रिकेट में है। संतोष ट्रॉफी आपसे पूछी जाए कि में है। इसके बाद में जो है दिलीप ट्रॉफी आपसे पूछा जाए, वो क्रिकेट में है। रणजी ट्रॉफी आपसे पूछी जाए, वो भी क्रिकेट में है। कि मैंने जितनी ट्रॉफी बताई वो सारी की सारी ट्रॉफी क्रिकेट में है, लेकिन संतोष ट्रॉफी मैंने जो बता दी वो गलत है। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में होती है। अब एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, आपको संतोष ट्रॉफी की बाद में बात कर लेंगे, पहले क्रिकेट पे देखिए। ईरानी कप जो है वो ईरानी जब लाए हमने बनाई तो मालूम हो गया कि हाँ ये गलत बता रहे हैं। ईरानी जो कप है वो याद रखिए किससे संबंधित है? वो क्रिकेट से है। इसके बाद में सीके नायडू कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से है, बिल्कुल है। इसके बाद में दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। साथ ही साथ में रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। तो इतने 7 पॉइंट आपको याद रखना है कम से कम, ये जैसे मैंने उंगलियों पर गिना ऐसे। अब संतोष ट्रॉफी पर बात करेंगे तो संतोष ट्रॉफी जो है वो आपको दिख रही, इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। साथ ही साथ में डुरंट कप अगर आपसे पूछा जाए उसका भी संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप आपसे पूछा जाए उसका भी संबंध फुटबॉल से है। आगा खां कप अगर पूछा जाए, बेगम पूछा जाए, ये भी दोनों कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित हैं। इसके बाद में जो है कलिंगा करके एक कप होता है, वो भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डुरंट कप, संतोष कप, इसके बाद में रोवर्स कप और आगा, इतने ही फुटबॉल के याद रख लेना है। बस बात हो गई। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी घुड़सवारी से संबंधित है? अब एक सवाल ऐसा भी आपसे पूछा जाने लगा है कि कौन सा खिलाड़ी किस जो है खेल से संबंधित है। ये सवाल बहुत जो है टफ भी होते हैं, जिस तरह से पूछते हैं कि कौन सा खेल, किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है। तो घुड़सवारी से आपसे पूछा गया है। इसमें आंसर आपका सही होगा जो है अंशु अग्रवाल। तो अंशु अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है, किससे संबंधित हैं? तो घुड़सवारी से संबंधित हैं। फिर चिराग शेट्टी किससे संबंधित हैं? चिराग शेट्टी इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन से आप में से कोई एक होशियार बच्चा बता दे बस बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। बस ये सवाल, आज हमने सवाल नहीं आपसे किए हैं,
कमेंट जो करते हैं बच्चे उनका अच्छा लगे, खुशनुमा कर दिए, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे हैं रारिफ हैं, जो है दिलशाद है, और इसके साथ साथ में उमरा है, इन लोगों के बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और सजेशन भी अच्छे होते हैं। तो चिराग शेट्टी आपको देखिएगा, चिराग शेट्टी का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं मैंने ये आपको बताया था। साथ साथ में पवन कुमार, आपको देखिएगा पवन कुमार का संबंध किस खेल से है, बहुत अहम है, कबड्डी से। अब आप कबड्डी के भी खिलाड़ी बताइए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में है सुशील जानू, सुशील जानू को भी पूछ चुके हैं, इनका खेल जो है वो हॉकी है, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र को माना जाता है, मेजर ध्यानचंद साहब को। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न है रानी बाग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए जितने अभयारण्य हम यहां पर बताए देते हैं बस उतने ही आपको याद कर लेना है, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम इज वेरी चेंजेबल, टाइम इज मोस्ट पावरफुल। आप समय ही सबसे ज्यादा अहम है, बस जितना ज्यादा दे सकते हैं दे दीजिए और उतने में ही कवर कर लीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है रानीपुर बाग अभयारण्य कहां है, तो रानीपुर बाग अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक तो यही है रानी जो है बाग अभयारण्य, और दूसरा उत्तर प्रदेश का जो आपको याद रखना है वो लखीमपुर में पिछली बार पूछा जा चुका है, दुधवा नेशनल पार्क। यहीं पर हम हैं, मेरे वहां से बस 8-10 किलोमीटर दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। रानी पार्क जो है बाग अभयारण्य वो भी उत्तर प्रदेश है, दोनों बाघ के लिए फेमस है, और साथ ही साथ में जो है वो पीलीभीत बाघ अभयारण्य भी इसी है। तो 3 उत्तर प्रदेश में कितने पार्क हैं, नेशनल अभयारण्य कितने हैं, बाघ अभयारण्य, तो 3 हैं, और तीनों कहां कहां हैं मैंने बता दिया। एक तो दुधवा नेशनल है लखीमपुर का, एक पीलीभीत का, और तीसरा रानीपुर। अब आपको दिख रहा है उत्तराखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में क्या है, राजा जी। देखिए रानीपुर अगर पूछा जाए वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर के प्रदेश के पड़ोस में है उत्तराखंड, तो वहां राजा जी, राजा जी अगर पार्क आपसे पूछा जाए जो है बाघ अभयारण्य पूछा जाए तो वो उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड के सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय अभयारण्य आपको याद रखना है, एक राजा जी याद रखना है, दूसरा जिम कॉर्बेट याद रखना है जो भारत का पहला है राष्ट्रीय अभयारण्य। तो जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके अब उन्होंने रामगंगा कर दिया गया है अभयारण्य। तो 2 अभयारण्य याद है। अब रानी खेत भी याद रखना है, रानी खेत सिर्फ ऐसे एक घूमने की जगह है, वो भी उत्तराखंड में है। तो रानीपुर अगर पूछा जाए अभयारण्य वो उत्तर प्रदेश में, रानी खेत पूछा जाए तो उत्तराखंड में है, राजा जी अगर पूछा जाए तो वो भी उत्तराखंड में है, और साथ साथ में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल के 2 आपको अभयारण्य, टाइगर अभयारण्य जो है वो याद रखने हैं। एक सुंदरवन, सुंदरवन बहुत बार पूछ चुके हैं, और बुक्सा। तो सुंदरवन और बुक्सा किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, ये आपके अभयारण्य क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर की अभी मृत्यु हुई है, अभी मृत्यु हुई है 166 टाइगरों की मृत्यु हुई है, 2025 के आंकड़ा है। तो इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में यूं तो 7 जो है बाघ अभयारण्य हैं, लेकिन आपको मैं 3 बताए देता हूं जो याद रख लेना है। एक कान्हा आपको याद रखना है, दूसरा पेंच याद रखना है, और तीसरा सतपुड़ा याद रखना है। तो कान्हा पेंच सतपुड़ा, कान्हा पेंच सतपुड़ा कहां के अभयारण्य, ये है मध्य प्रदेश के। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इतने अभयारण्य। आइए एक और अभयारण्य से संबंधित प्रश्न आ गया है। देखिए सिमलीपाल, ये पूछा जा चुका है, सिमलीपाल आपसे पूछा जा चुका है। सिमलीपाल और सतकोसिया बाघ अभयारण्य जो है वो किस राज्य से संबंधित हैं। दोनों राज्य आपको हर हाल में याद रखना है, दोनों कहां से संबंधित हैं। तो इसके बारे में बहरहाल हम पीछे बात कर भी चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको याद रखना है इन दोनों का संबंध जो है वो है उड़ीसा से। ये जो हैं वो दोनों अभयारण्य कहां के हैं, उड़ीसा के। किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, दोनों टाइगर अभयारण्य हैं, दोनों जो है वो उड़ीसा में हैं, चाहे वो सिमलीपाल पूछा जाए या फिर सतकोसिया पूछा जाए। कल मैंने फिर पहले भी बताया था कि उड़ीसा की जो है चिल्का झील कई बार पूछ चुके हैं, तो चील उड़ी मैंने कल भी कहा था, तो वो याद रखिएगा झील। इस तरीके से जितना क्वेश्चन कवर हो सकता है, क्या पता बाय चांस पूछेगा नहीं, मुश्किल है। जो चीज पूछ रहा है बस वही चीज हम लेकर के आ रहे हैं, ये पूछेगा नहीं, झील को बहुत मुश्किल है, झील को पूछें। हाँ हम तो देख नहीं रहे हैं कि इनको पूछ रहे हैं। आगे देखिए, अब यहां से देखिए, अच्छा कर्नाटका का देख लीजिए। कर्नाटका में यूं तो बहुत सारे जो है बाघ अभयारण्य हैं, आई थिंक 5 हैं, 5 यहां पर हैं कर्नाटका में। तो देखिए बांदीपुर आपको याद रखना है, एक बांदीपुर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नाटका का, वही आपको कवरेज करना है। बांदीपुर हर हाल में कवर कर लेना है, और इसके अलावा बांदीपुर के अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा या जो पूछ सकता है। इसके बाद में जो जैसे नाहरगढ़ होल भी यहां है, लेकिन बांदीपुर ही आपको याद रखना है। असम का याद रखिएगा,
असम का काजीरंगा मैंने कहा था एक सिंह गैंडा के लिए बहुत फेमस है। अपना दूसरा चैनल है वो MCQ ऑल एग्जाम करके, उस पे 14-15 हजार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहां पर 1 मिनट की वीडियो आती है, आधा मिनट 15-10 सेकंड की, उसमें आपको वोट डालना होते हैं। वो आपके सामने सिर्फ GK GS की ही वीडियो आती रहती है, वो देखते रहिए। बहुत फायदा है। अपने जैसे खाली बैठे हैं, कहीं स्कूल में बैठे हैं, कहीं बच्चों दोस्तों में बैठे हैं, तो अभी आप अपने आराम से बढ़ाइए और आराम से अपना वोट डालिए और उसमें आपको आंसर भी सही पता चल जाए क्या है। तो उस वाले चैनल पर भी ये मैंने कल सवाल डाला था कि एक सिंह वाला गैंडा कहां है, तो काजीरंगा में। कहां है, तो असम में। अब टाइगर रिजर्व यहां पर 4 हैं असम के, जिसमें से आपको काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में जो है मानस आपको याद रखना है। नामोरी अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। काजीरंगा और मानस 2 असम के हर हाल में याद रख लीजिएगा। मिजोरम में देख लीजिए, हैं तो बहुत सारे, हर राज्य में हैं। आप इतने याद करेंगे या तो पागल हो जाएंगे या फिर एग्जाम गड़बड़ कर देंगे। जितना बताए दे रहे बस इतना नोट कर लीजिए अगर कागज है आपके पास। तो मिजोरम का देख लीजिएगा, मिजोरम का इंपॉर्टेंट है, बाई चांस पूछ पाछ लेता है। खास तौर पर एक सिर्फ याद रख लीजिए मिजोरम का, और वो है डंपा। डंपा जो है वो याद रखिएगा। मिजोरम में कभी कभी डंपा इसका नाम दे देते हैं कि वे डाम्फा दे देते हैं। बहरहाल जो भी हो उसका प्रोनाउंसिएशन उनकी अपनी भाषा में होगा, बाकी मिजोरियम की, लेकिन इसका डंपा आपको याद रखना है। यहां से ऐसे करके देख लीजिए डंपा, मैं आपको लिखकर बता देता हूं ताकि याद रहे। डंपा जो है यह आपका याद रखिएगा। यह कहां का है, मिजोरम का है। कई बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। देखिए 58 नंबर का 2025 में 58वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो आपको हर हाल में याद रखना है। तो वो कहां पर बनाया गया है, 58 नंबर का जो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में यह बनाया गया है और इसको माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। 58 नंबर का है, 9 मार्च 2025 में यह बना है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ये बहुत बड़ा लोचा है और आज इस लोचा को हम आपके सामने क्लियर कर देते हैं। यहां से बस 4-5 चीजें दिमाग में रखिएगा, बहुत मोटी मोटी चीजें हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको याद नहीं हो सकता। तो यहां पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, ये है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो है वो था वॉरेन हेस्टिंग। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो वो वॉरेन हेस्टिंग है, और बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए जिसमें जनरल ना लगा हो, खाली गवर्नर पूछा जाए तो वो क्लाइव है। इसी क्लाइव का जो है अभी सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला से युद्ध हम लोग पढ़ रहे थे 1764-63 में जो हुए हैं। तो क्लाइव जो है वो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में विलियम वेंटिक का नाम आता है। ये क्या है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक है। फिर ये कैनिंग क्या है, तो कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वाइसराय है। भारत का प्रथम वाइसराय। अब क्लियर हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए तो क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग, जैसे यहां सवाल है। भारत का प्रथम, अगर आपसे जो है भारत, ये विलियम वेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर है। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर विलियम वेंटिक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव है। इसी तरीके से फिर ये जो है वो पद खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम वेंटिक, और बाद में ये खत्म कर दिया गया, इसी पद को बदल करके फिर बाद में वाइसराय कर दिया गया। और कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वाइसराय है। और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन है, वाइसराय कौन है, सॉरी गवर्नर कह रहे, वाइसराय कौन है, तो वो माउंटबेटन है। आखिरी जो है वो माउंटबेटन है। इसी के बाद देश जो है वो आजाद हो चुका था। फिर भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो वो सिराज गोपालाचार्य हैं। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, भारत के, देखिए ये गवर्नर जनरल अपने आप बनते रहे। फिर बाद में इन्होंने क्या करा, हिंदुस्तानियों को मतलब खुश करने के लिए इन्हें हिंदुस्तान के ही व्यक्ति को क्या कर दिया है, इन्होंने हिंदुस्तान के ही व्यक्ति को गवर्नर बना दिया। तो वो थे सिराज गोपालाचार्य। और फिर वही भारत के अंग्रेजी शासन के अंतिम हो गए, और भारत के वो क्योंकि भारतीय थे तो वो प्रथम भी हो गए। इसीलिए यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। भारत के प्रथम और अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो वही है। देखिए यहीं तक प्रश्नों पर बात करते हैं। कोई गलती हुई है जरूर बताइएगा, कोई मशवरा है जरूर दीजिएगा। मेरा तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छे लगे क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। और अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पर दिख रही है, अगर उर्दू सब्जेक्ट के हैं या उर्दू वाले आपके संपर्क में हैं तो उनको जरूर बताइएगा अपनी क्लास के बारे में। और साथ ही साथ में हमने जो PDF वगैरह पहले ही पढ़ा चुके हैं प्लेलिस्ट में, वो सब वीडियो जरूर देखिएगा, फर्स्ट पेपर की भी और अपने सब्जेक्ट उर्दू की भी। धन्यवाद।